हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी कैरियर पर आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो अब आपके एसएससी के एग्जाम्स भी बहुत जल्दी आपके सीएचएसएल में स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से, और आपके अदर एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। सीजीएल का आपको नोटिफिकेशन भी आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, आज हमारी एक क्लास होगी, आपकी प्रैक्टिस सेट होगा। वो प्रैक्टिस सेट राजस्थान के अंदर एक बीएसटीसी एग्जाम होता है, उसके प्री आपको जो कॉलेज में प्रवेश करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके लिए हमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, मॉडल पेपर, उसमें हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं 20 क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। तो वैसे आपको क्वेश्चन लिखा मिलेगा, आप खुद करने की कोशिश करना, और वो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से पहले आप अपने टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, इंग्लिश विद गौरव सर। ठीक है, इंग्लिश विद गौरव सर पर आपको इस वीडियो से पहले आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पहले आप खुद कोशिश करना सॉल्व करने की, उसके बाद क्लास ऑन करके आपको देखना है कि कहाँ पर मेरी गलती हुई है, कहाँ पर मैं इसको सुधार करने की आवश्यकता है, किस टॉपिक में मेरे कमजोर है। तो आपको 2 दिन बचे हैं, 30 को आपका एग्जाम है संडे को, तो आप उसको सही तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम में जैसे ही आपका क्वेश्चन बनेगा, एज इट इज एग्जाम जैसा, आपने थंबनेल में देखा कि पेपर जैसा हमारा मॉडल पेपर होगा। समझ गए? तो हमने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पैसेज से। पैसेज में आपको पता है 5 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका पैसेज होगा, पैसेज के अंदर से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसको तो हम हटाते हैं। तो इस नाम से सर्च कर आप पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद में हम अपनी क्लास देखें। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक स्क्रीन पर पूरा का पूरा पैसेज दिखा रहा हूँ, उस पैसेज को पढ़ो 2 मिनट के अंदर, उसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, कैसे कैसे उसमें से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो देखो, पढ़ लिया आप सभी ने? तो मेरा साइड में छोटे से स्लाइड के अंदर आपका पैसेज भी होगा, मैं साइड में उसके क्वेश्चंस भी लिख दूंगा। ठीक है, तो आपका या पैसेज क्या था भाई, सुनिए सभी। पैसेज का है भाई, देखो लिखा हुआ है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या लिखा हुआ है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। जो चाइना की वॉल है वो क्या है? वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। इट इज इन ओवर 13,000 मील्स। कितनी पर फैली हुई है ये? 13,000 मील्स तक फैली हुई है। इट वाज ए बिल्ट, और ये बनाई गई थी प्रोटेक्ट चाइना। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? चाइना स्टेट, राज्यों को, सम्राट को, एम्पायर यानी उसके पूरे साम्राज्य को, फ्रॉम इन्वेशन एंड रेड्स। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल बिगन इन द 7th सेंचुरी। उसके बाद कंटिन्यूड अंटिल द 17th सेंचुरी एडी। द वॉल इज टेस्टमेंट टू द इंजेन्युटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। को प्राचीन सभ्यता को, सिविलाइजेशन को दृढ़ता से बनाए रखने के लिए जो हमारी दीवार है उसको बनाया गया था। उसके बाद टुडेज इट इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और आज क्या बन गया है कि बहुत ही फेमस लोकप्रिय क्या बन गया, गंतव्य स्थान बन गया है, जो मिलियंस विजिटर्स यहाँ पे करते हैं, एक दूसरे हर साल आकर यहाँ पर विजिट करते हैं। आगे डेस्पाइट इसके बावजूद भी ग्रैंडवर द ग्रेट वॉल की जो ये बहुत बड़ी जो ग्रेट वॉल है फेस करती डैमेजेज या नेचुरल इरोशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी नेचुरल इरोशन का मतलब होता है मृदा प्राकृतिक अपरदन और मानवीय गतिविधियों के कारण बहुत सारी चीजें डैमेज हो रही हैं इसमें से। ये था इसका पैसेज का। अब हम पैसेज के सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, देखो क्या लिखते हैं। देखो भाई, अब आपने पैसेज को स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन भाई क्या है? वेयर इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लोकेटेड? ये लिखा हुआ है, वेयर इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लोकेटेड। चाइना के अंदर जो हमारी वॉल है वो कहाँ पर है? ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन है इंडिया, सी ऑप्शन है चाइना,
और डी ऑप्शन है मंगोलिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मंगोलिया। तो आपको बताना है ग्रेट वॉल कहाँ पर लोकेटेड है चीन के अंदर। तो भाई इसमें आसानी से शब्द दिया हुआ है, जापान के अंदर नहीं हो सकती, इंडिया के अंदर नहीं है चाइना दीवार, और मंगोलिया के अंदर नहीं है, तो चाइना ही चाइना क्या होगा हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर सकते हो आप एक बार, करिए। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द या हाउ लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस चाइना की कितनी लंबाई है, कितनी लंबी है चाइना? चार ऑप्शन है, 10,000 मील, सेकंड ऑप्शन है 12,000 मील, थर्ड ऑप्शन है 13,000 मील, और डी ऑप्शन है भाई साहब आपका 15,000 मील। बताओ कौन सा ऑप्शन है? तो पैसेज के अंदर आपका डिनोट किया गया था कि जो मील की लंबाई कितने तक फैली हुई है, 13,000 मील तक। कितने तक फैली हुई है? 13,000 मील तक। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े, आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या क्या है भाई, व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल बिगिन। ये कब शुरू की गई थी भाई? ए ऑप्शन है 5th सेंचुरी, तो दोबारा से इधर देखे क्या लिखा हुआ, 5th सेंचुरी बीसी, उसके बाद में 6th सेंचुरी, डी ऑप्शन आपका है 7th सेंचुरी, डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ 8th सेंचुरी। ठीक है, बीसापुर, बीसी का मतलब बीसापुर। तो 5वीं सदी में शुरू हुई थी, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में। तो आपका पैसेज खुद पढ़ो दोबारा से। इसके अंदर लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल बिगन इन द 7th सेंचुरी। तो कब शुरू की गई थी? 7वीं सेंचुरी के अंदर शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी नंबर आंसर है। आसान हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको नोट करो एक बार। हो गया भाई। आगे हम चले तो आगे 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, तो वहां से पीडीएफ से आप सही तरीके से देख सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या पीडीएफ खोल कर देख सकते हो कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो अगला है व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी, क्या लिखा है? व्हाट इज द प्राइमरी थ्रेट टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या बताना है हमें कि क्या प्राथमिक क्या है, धमकियां हैं या हानियां हैं किसके लिए? महान दीवार के लिए, किसकी? चाइना की। आज के जमाने में चाइना के लिए सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? ए ऑप्शन है हमारा ओवर बिल्डिंग, कि भाई इस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। बी ऑप्शन है नेचुरल इरोशन, डी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है लेक का मतलब कमी होना, विजिटर्स की कमी के कारण भाई साहब को डैमेज हो रही है, या पुअर मेंटेनेंस, या मेंटेनेंस सही नहीं हो रहा है। बताओ क्या है? व्हाट इज द मैन ऑफ द मेन प्राइमरी थ्रेट ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टुडे? तो खुद बताओ। आपका पैसेज पढ़ा था आपने, तो पैसेज के अंदर लिखा हुआ है लास्ट लाइन पर कि हैज फेस्ड डैमेज फ्रॉम नेचुरल इरोशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मानवीय गतिविधियों के कारण और किसके कारण? प्राकृतिक अपरदन। इरेशन का मतलब क्या होता है? अपरदन। जैसे मृदा का अपरदन होता है वैसे ही प्राकृतिक अपरदन होता है, उसके कारण हमारी क्या है, दीवार दिन पर दिन डैमेज होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग। आगे चलें, कोई दिक्कत, कोई समस्या?
आगे चलते हैं, तो नोट करो एक बार इसको। आगे चले। अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है भाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट वॉल। क्या सिग्निफिकेंस है भाई ग्रेट वॉल की, बताओ। ऑप्शन नंबर ए है आपका, इट इज मॉडर्न आर्किटेक्चर, मार्वल्स के द्वारा, इट सर्व एज ए ट्रेड रूट। सी ऑप्शन है प्रोटेक्टेड चाइना फॉर इन्वेंशन। डी ऑप्शन है इट वॉज बिल्ड फॉर सेरेमोनियल पर्पज। बताइए, खुद बताइए क्या करना होगा आपको। बताओ क्या करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना के लिए जो ग्रेट वॉल है वो किस प्रकार से काम करती है कि पहला इट इज द मॉडर्न कल्चर, आर्किटेक्चर के लिए काम आएगी। इट सर्व करती है ट्रेड व्यापार रूट को। फिर व्यापार कैसे करेंगे, दीवार पर चढ़कर, भाई व्यापार तो होगा नहीं, चोरी होगी तो ठीक है। उसके बाद इट प्रोटेक्टेड चाइना फॉर इन्वेजन। तो क्या प्रोटेक्ट करती है ये चाइना को हमलों से। जैसे भाई चाइना की दीवार होगी तो इस पर जल्दी से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ये 13,000 कितनी मील्स की है, ठीक है। तो इसके बाद है बिल्ट फॉर द सेरेमोनियल पर्पज, किसी सेरेमोनियल पर्पज के लिए बनाई गई है। तो आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है कि दीवार उसकी क्या करता है, इन्वेशन यानी होता है क्या, हमलों से क्या करती है, बचाती है किसको, चाइना को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आपके पैसेज के अंदर लिखा हुआ है, हमलों से बचाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, चाइना की दीवार को यूज करते हैं। कौन, चाइना वाले, ठीक है। ये था आपका पैसेज, यहाँ तक एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आगे चले। ये तो आपका पैसेज था। हमारे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे कैसे करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स नो एरर। आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जिस ऑप्शन के अंदर कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, ही इज द या ही इज बेस्ट इन द क्लास इन साइंस। ऑप्शन नंबर बी है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव टेकन देयर सीट्स।
सी ऑप्शन है, सी डिडंट वेंट, क्या लिखा हुआ है, सी वी डिडंट वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। उसके बाद दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसके अंदर कोई गलती नहीं है। तो एक बार आप खुद पढ़ो 1 सेकंड के लिए, या तो 10-5 सेकंड लो और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप समझने की कोशिश करो। क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है, या क्वेश्चन हमारा 6 नंबर लिखा है, कौन सा ऐसा फॉलोइंग सेंटेंस है जो क्या करता हो, एरर नहीं ढूंढता हो। पहला लिखा हुआ ही इज बेस्ट इन द क्लास इन साइंस, नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव टेकन देयर सीट्स, शी डिड नॉट वेंट टू द मार्केट, अगला यस्टरडे। उसके बाद दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। पहले सेंटेंस में हमने बात करी, पहला सेंटेंस लिखा हुआ ही इज द बेस्ट इन द क्लास इन साइंस। तो मैंने आपको, जिसने मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया या कहीं भी आपने मुझसे पढ़ाया, कौन सा डिग्री के बारे में बात की होगी, तो 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसके अंदर आप जानते हो पॉजिटिव होती है जो साधारण डिग्री होगी, उसके बाद में कंपैरेटिव होती है जिसके साथ हम ER लगाते हैं पॉजिटिव के साथ, या मोर लगाते हैं, या सुपरलेटिव क्या होगी, पॉजिटिव के साथ EST या उसके पहले मोस्ट लगा मिले, ठीक है। और आपने जब आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल द के बारे में पढ़ा होता है, तो आर्टिकल द किसके साथ आता है, एक रूल आया था सुपरलेटिव, किसके साथ आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है या नहीं, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, द आएगा। तो मुझे बताओ ही इज द बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड की फर्स्ट क्या होती है, गुड, कंपैरेटिव बेटर, और कम सुपरलेटिव क्या होगी, बेस्ट। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री, सॉरी सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव डिग्री होगी तो इसके पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। तो हाईएस्ट बता रहा है कि सबसे अच्छा इन द क्लास, साइंस क्लास के अंदर कौन है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन के अंदर द नहीं है, द आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव टेकन देयर सीट्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, तो आपको पता है मैंने पढ़ाया कि नाइदर, नाइदर के ऐसे सब्जेक्ट या ऐसा डिटर्मिनर होता है जिसके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर ही चीजें यूज करता है। लेकिन ऑफ के बाद में अगर वर्ब आएगी तो वो तो कैसी आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्ट के किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, नाइदर, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले जो भी चीज आती है उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं, बाद में आता है उसे ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो नाइदर के बाद में हम क्या करेंगे, सिंगुलर लेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लूरल, तो इसका मतलब ऑप्शन बी में भी गलती है या नहीं, हैव की जगह है जाना चाहिए था। अगला लिखा हुआ डिडंट वेंट, ये आपको यही देखते मिल गया, डिड हो गया, डज हो गया, डू हो गया, इन सब के साथ में क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन गो की क्या सेकंड फॉर्म, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, गो आना चाहिए था, इस पार्ट में गलती है, तो बिना देखे ऑप्शन नंबर डी पे लगा दो। और आप चेक भी कर सकते हो कि दे हैव बीन, आपको पता है दे के साथ क्या आता है, हैव ही आता है, और उसके बाद बीन, वेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उसके अंदर सिंस फोर का भी यूज होता है ये, और उसके बाद ये रहा सिंस के बाद में मॉर्निंग लगाया हुआ, देख लो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आसान था। इसके अंदर द आना चाहिए था, इसीलिए गलत है। इसके अंदर सिंगुलर है जाना चाहिए था नाइदर के अकॉर्डिंग, इसमें डिडंट के साथ में गो आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें पूरा का पूरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसको नोट करो, देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 7 नंबर, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को क्या करें, पहचाने। लिखा हुआ प्लीज पास द साल्ट, साल्ट को क्या करो, पास करो, यानी नमक को कृपया करके मेरे पास पास कीजिए, ठीक है, मेरे पास लेके आइए। आपने पूछा हुआ है कौन सा सेंटेंस, असर्टिव है, इंटररोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी। मैंने बताया था असर्टिव बोल दो या सिंपल बोल दो, इनके अंदर आपको पता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, क्या सब्जेक्ट है यहाँ पर, नहीं है।
इंट्रोगेटिव में आप जानते हो या तो WH वर्ड से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं या नहीं। एज ए हेड से शुरू हो गए, डूडस से शुरू हो गए या WH वर्ड से शुरू हो गए, उन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव। ये भी नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होता है भाई इसमें, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी के अंदर तो ये वाला आपका चिन्ह आता है, वो क्या करता है, सरप्राइज एक्सपेक्ट करता है या एक्सपेक्ट करता है, तो ये वाला भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के अंदर ये क्या आते हैं, आज रिक्वेस्ट निवेदन करने के लिए प्लीज और काइंडली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हो प्लीज और काइंडली से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मैंने आपको ऑफलाइन क्लासों में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिसने मुझसे पढ़ा होगा भाई। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट नंबर क्वेश्चन है, he is gap most valuable player on the team। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन है आपका ए में ए, बी के अंदर एन, सी के अंदर द और डी के अंदर है आपका नो आर्टिकल। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बताओ क्या आएगा, बताओ ऑप्शन। ये भी मैंने आपको बताया जस्ट इससे एक क्वेश्चन से पहले। क्या लिखा हुआ है, ही इज, उसके बाद में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑन द टीम। तो आपको पता है जब मोस्ट के साथ में कोई पॉजिटिव डिग्री आती है तो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री बनती है। कौन सी बनती है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव के पहले हमेशा कौन सा यूज करते हो, आर्टिकल द। तो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी ऑप्शन होगा, हमेशा क्या आता है, आर्टिकल द। हो गया, आगे चले क्वेश्चन नंबर अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब अपना, आपको करेक्ट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर इसमें मिसप्रिंट है या सही लिखा हुआ लिख लेना, जो भी क्वेश्चन आएगा अगला। करेक्ट प्रपोजिशन भरना है आपको, क्या भरना है, करेक्ट प्रपोजिशन। तो उसके अंदर लिखा हुआ है सी इज प्रोफिशिएंट मल्टीपल क्या लिखा, मल्टीपल लैंग्वेजेस। ठीक है भाई, ऑप्शन है हमारे इन, बी ऑप्शन के अंदर ऑन, एट, तो डी ऑप्शन है हमारा अबाउट। या तो प्रोफिशिएंट के बाद में इन लगाना है, या ऑन लगाना है, या एट लगाना है, अबाउट। तो आपको मैंने आपको जब लास्ट के अंदर प्रपोजिशन जिसको पढ़ाया था, तो लास्ट में मैंने बताया कुछ फिक्स प्रपोजिशन होते हैं। फिक्स प्रपोजिशन के अंदर आपका क्या होता है, फिक्स प्रपोजिशन में क्या होगा बताओ। बताओ भाई, फिर फिक्स प्रपोजिशन में क्या होगा। तो मैंने आपको समझा होगा कि एक शब्द होता है स्किल, उसके बाद में क्या आता है, एक होता है आपका कौन सा, प्रोफिशिएंट। ठीक है, उसमें मल्टीपल लैंग्वेज बोलने में क्या है, वो कौशल है, सक्षम है। तो या तो आप इसकी ले लो, तो इसके बाद अगर कोई प्रपोजिशन लगाना हो तो फिक्स कौन सा आता है, इन। ऐसे ही इसके साथ ही फिक्स प्रपोजिशन कौन सा आता है, इन। तो हमेशा क्या लगाओगे, इन प्रपोजिशन फिक्स आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। लिखना चाहते हो तो अगला क्वेश्चन है, वही आपको सेंटेंस बताना है अगले क्वेश्चन के अंदर। फिनिश योर असाइनमेंट। इसका भाई मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको आंसर बताना, क्योंकि इसका क्वेश्चन का सेम मैंने आपको इसमें बताना है, आपको करेक्ट सेंटेंस टाइप कि कैसा सेंटेंस है ये। ऑप्शन ए है असर्टिव, बी है इंपेरेटिव, सी है इंटरोगेटिव, डी है भाई एक्सक्लेमेटरी। तो आप सभी को पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं।
सारे गलत है, सारा समझा दिया मैंने। इसके बाद अगला नोट करना पड़ेगा आपको सीधा भाई, ठीक है। आगे अपने पीडीएफ में क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा, जो भी यूनिवर्सिटी हैज अ लार्ज लाइब्रेरी। क्या है भाई, यूनिवर्सिटी के पास में क्या है भाई, बहुत सारी लाइब्रेरी है, बड़ी लाइब्रेरी, लार्ज। ये ऑप्शन है हमारा ए। बी के अंदर एन आर्टिकल भरना है भाई, इसमें यहाँ लिखा हुआ है पहले करेक्ट आर्टिकल, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या डी ऑप्शन में नो आर्टिकल, ठीक है। बताओ, ये हर क्लास में मैंने पढ़ाया, जब आर्टिकल शुरू करता हूँ ए और एन का प्रयोग, तो उसके अंदर बताता हूँ कि भाई ए का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे ए का प्रयोग मैंने यहाँ सीखा। ए का प्रयोग आपको पता है, ए किस लेटर के पहले आता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वोवल होना चाहिए, लेकिन वो हिंदी के वाक्यों में होना चाहिए, यानी व्यंजन कैसा होना चाहिए, हिंदी का। और एन आएगा तो वो किसमें आना चाहिए भाई, वोवल, वोवल यानी स्वर। आयो वापस करो। क्या होगा, तो थोड़ा सा ब्लर वगैरह हो रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करे, अब साफ दिख रहा है भाई। तो वोवल कहाँ होगा, जहां पर क्या होगा, उसके पहले एन आएगा, और हिंदी के वाक्यों के अंदर। तो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। कैसे लिखते हो यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, एक मिनट रुके भाई। ठीक है, तो आप खुद बताइए, यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट में क्या हुआ है, यू, और यू आता है तो क्या, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के लिए ए लगाओगे एन, तो सभी को पता है यूनिवर्सिटी के लिए क्या लगेगा, ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नोट करो इसको, लिख सकते हो। और दा आपको पता है, मैंने पूरा रूल आपको समझाया हुआ है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। आपको सही शब्द या गलत, मिसस्पेल्ड का मतलब गलत शब्द को क्या करना है, छांटना है। तो सबसे पहले लिखा अकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी। एक लिखा आर ई सी ओ एम ई एन डी ए टी आई ओ एन। एक लिखा सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई। एक लिखा ऑकरेंस, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई वाई। तो बताओ खुद कौन सा आएगा। तो सबने भाई मन में सोच लिया कि मेरा ए है, बी है, सी है, तो हम बता देते हैं अपना आंसर कौन सा होगा। सबसे गलत शब्द कौन सा है, बी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अकोमोडेट। अकोमोडेट में आपको ध्यान रखना है, ए के बाद में हमेशा क्या, कितने सी आते हैं, 2 सी आते हैं। और यहाँ भी ओ के बाद में कितने एम आएंगे, 2 एम आएंगे। ए के बाद में भी 2 सी आएगा और ओ के बाद में भी 2 एम आएंगे, ठीक है। अगला लिखा है तीसरे नंबर का कमेटी। कमेटी में भी ध्यान रखना है, सी के ओ के बाद में डबल एम का आता है, फिर आई के बाद में डबल टी आता है, और टी के बाद में डबल ई आता है। क्या होता है, सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई। कमेटी आप जानते हो, ऑकरेंस यानी घटित होना। इसके बाद में कितने सी आते हैं, 2 सी आते हैं। और यू के बाद में कितने आर आते हैं, 2 आर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ई एन सी होगा, ना कि ए एन सी, ठीक है। डबल आर के बाद में क्या होगा, ई एन सी, ना कि ए एन सी, ठीक है। तो अब हमारा गलत ये क्यों है, और इसको सही कैसे बनाएंगे, तो सही होगा भाई आर ई सी ओ डबल एम, रिकमांड, कमांड देना, दोबारा से कमांड देना। और आई ओ एन लगा रखा है तो वो नाउन बन गई, ठीक है। तो रिकमांड हो गया। तो इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या गलत था, एम के बाद में एक और एम आएगा, ठीक है, इसलिए हमारा शब्द गलत है। देखो अगले चलते हैं फिर। चलते भाई, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द करेक्ट एंटोनिम। चूज द करेक्ट, आपको इस शब्द का एक शब्द दिया हुआ है एक्सटेंड, ई एक्स पी ई एन डी, एक्सपेंड। इस एक्सपेंड शब्द का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। इन लार्ज, बी ऑप्शन है। इंक्रीज, इंक्रीज,
अगला है सी ऑप्शन है आपका कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्ट। डी ऑप्शन है ग्लो। देखो तो देखा, चूज द करेक्ट एंटोनिम। क्या हो गया? एक्सपेंड। एक्सपेंड का जो हिंदी में मतलब होता है एक्सपेंड यानी एक्स कर देना, क्या कर देना? बढ़ा देना। तो भाई एक्स कर देना, क्या कर देना? बढ़ा देना। भाई जैसे आपकी एक्स आपको छोड़ के चल जाएगी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बड़े स्तर पर। तो कैसे कर दोगे? एक्स क्या कर गई? छोड़कर चली गई, तो इसलिए हमारा बर्बाद हो गया और हमारा स्तर और हमारी पढ़ाई में लंबा समय लगेगा। तो भाई साहब क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया यानी बढ़ा गया। तो इससे हमें क्या करना है? इसका अपोजिट छोटे करने के अर्थ में निकालना है। तो आपको पता है इंक्रीज तो क्या होता है? बड़ा करना, ठीक है, बढ़ना। ग्रो भी यानी होता है आगे विकसित होना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लार्ज का मतलब भी क्या होता है? बड़ा होना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित करना, क्या करना? छोटा करना, दबाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चलें तो नोट करो इसको। हो गया? मैं अगला क्वेश्चन सीधा लिख रहा हूं आपको, उसमें मैं डायरेक्ट आपको शब्द सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर उसके 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ। उसको आपको बताना है कि डायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करते हैं। पहला है राधा said to me I am working on the project। ऑन द प्रोजेक्ट सही है। आगे हमने चेंज करना है इसको, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट लिख लो, सिर्फ इनडायरेक्ट। कैसे बदलोगे? ये ऑप्शन है हमारा राधा सेड टू मी, राधा सेड मी दैट शी इज वर्किंग on the project now। B ऑप्शन है she told me she was working on the project। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सी ऑप्शन, she told me that she was working on the project। डी ऑप्शन है हमारा she said me that, आगे लिखा हुआ she is working on the project। लिख लेना सेम चीज है नीचे, ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको बताना है राधा सेड टू मी आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट नाउ, कि राधा ने मुझसे कहा कि मैं क्या कर रही हूँ? काम कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट पर। नाउ मैं काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट पर, अभी काम कर रही हूँ। ठीक है, इसको बताना है डायरेक्ट में। तो बताओ खुद एक बार करके। तो हमने क्या देखा? आपने सेंटेंस पढ़ा तो सबसे पहले पढ़ा कि राधा सेड टू मी, और उसके बाद में इसके बाद में इस प्रकार सबसे पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट लिखा हुआ, उसके बाद में वर्ब लिखी है और आपके बाद में डॉट लगा हुआ, तो आप पहचान गए कि वाक्य कैसा है? साधारण है। कौन सा? इंपेरेटिव स्पीच का। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है? साधारण है। इसका मतलब साधारण की तरह सारा परिवर्तन करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन होगा? सब चीजें मैंने आपको लिखवाया था कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस पर डिपेंड करता है? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेगा तो इसका मतलब यहाँ पास्ट है तो ये चेंज होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर होता तो चेंज नहीं होता। तो हमने यहाँ पर सेड देखा, सेड क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म सेकंड टेंस में होता है, पास्ट में, तो पास्ट टेंस चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन इसको हम किस में बदलते हैं? साधारण वाक्यों में। सेड टू को किस में बदल दोगे? टोल्ड में। से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स के अंदर। विल से को विल से के अंदर। तो क्या लिखेंगे? सेड टू को टोल्ड में बदलने वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, कट गया ना एक बार में।
आप नीचे नीचे डी ऑप्शन में देखो सेट टू बनाया हुआ है। अब दो ऑप्शन बचे, ए बी और सी, या तो बी होगा या सी होगा। ठीक है, आपको पता है जब साधारण वाक्य होते हैं तो दोनों को किससे जोड़ते हो, दैट से जोड़ते हो या नहीं। तो लेकिन बी ऑप्शन में देखो टोल्ड मी, किसी से भी नहीं जोड़ रखा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है और बचा ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चेक भी कर सकते हो भाई। सी सेट टू को बदला टोल्ड में, यहाँ पे लिखा मी, दोनों को जोड़ा दैट से। आई होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, राधा के अकॉर्डिंग क्या होगा, सी। आई को बदल देंगे बोझ में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए मिल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, यानी बोझ वर्ब प्लस आईएनजी ऑन द प्रोजेक्ट नाउ, सारा सेम होगा आगे। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो ये था हमारा इस वाला कौन सा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। एक सेकंड में आपका क्या सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, दो ऑप्शन नहीं है। आगे देगा कनेक्टेड दैट से जोड़ते, सिर्फ एक में दैट से जोड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, आगे अगर इसमें दोनों दैट से हो जाता तो आपको यहाँ चेक करते, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ हैज वर्किंग वर्क होता तो आपको पता है इस वर्किंग को किसमें बदलते, एम वर्किंग को बदल देंगे वॉज वर्किंग में। ठीक है, हिंदी वगैरह कुछ नहीं करनी। अगला क्वेश्चन आएगा तो इसमें इसको तो एक बार हो गया। अगला कैसा है, आपको चार वाक्य दिए हुए, इसमें से क्या बताना है, बिल्कुल करेक्ट वाक्य बताना है। चूज, सीधे लिख रहा हूं, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। बताओ क्या करोगे। पहला है सी एंजॉय टू स्विम इन द ओशियन। ठीक है, बी ऑप्शन है सी रिकमेंडेड, देखो रिकमेंडेड फिर से शब्द आया और देखो आप इसमें देख लो सी ओ के बाद में डबल एम है या नहीं है, आ गया ना, कंफर्म हो गया ना आपको, गलत तो नहीं पढ़ा रहा मैं। उसके बाद लिखा हुआ दिस बुक, बी ऑप्शन है एवरीवन वाज हैप्पी, क्या लिखा हुआ है, हैप्पी विद द रिजल्ट। Each of the players were given a gold medal। बताओ सबसे सही वाक्य कौन सा होगा। हाँ भाई बताओ क्या कौन सा होगा सबसे सही वाक्य। सबसे सही वाक्य आपको खुद को बताना है। तो मैंने आपको बताया कि हम सारे रूल्स को, सारे टॉपिक्स को एक साथ मिलाकर ग्रामेटिकल एरर और फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। तो करेक्ट आपको पूछ रहा है कि किस पार्ट के अंदर सबसे सही है। पहले लिखा ही कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद में स्विम लिखा हुआ एंजॉय, एंजॉय के साथ ऐसे ही एस लगता है। ठीक है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है, एस। मुझे बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही एस लगता है, प्लूरल के साथ, तो सभी को पता है सिंगुलर के साथ ऐसा ही एस लगाओगे और सिर्फ प्लूरल के साथ में सिर्फ पर की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिकमेंडेड टू रीड दिस बुक, क्या करना है, रिकमेंडेड करना है टू रीड दिस बुक, क्या करो भाई, रिकमेंड करो इस बुक को। अगला क्वेश्चन है एवरीवन वाज हैप्पी विद, उसके बाद लिखा हुआ है, इसमें आपको एक चीज सही करनी है। आपको इसमें एक चीज चेक करनी है, आपको सही क्या करनी है, इस करेक्ट की जगह इनकरेक्ट ढूंढना है। क्योंकि यहाँ सेंटेंस में आप थोड़ा सा मैंने देखा तो सारे सेंटेंस करेक्ट से लग रहे हैं। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, शी रिकमेंडेड टू दिस बुक, उसके बाद एवरीवन वाज हैप्पी विद द रिजल्ट्स, ईच ऑफ दिस प्लेयर्स वर गिवन अ मेडल। तो हमने देखा इसके बाद में ये वाला वाक्य सही है, हमें सही नहीं छाटना, क्या करना है, इनकरेक्ट छाटना है। थोड़ा सा दोबारा से आप क्वेश्चन को पढ़ना। उसके बाद रिकमेंडेड, सी के बाद वर्ग सेकंड फॉर्म आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गलत है। मतलब गलत का मतलब ये वाला आपके सही है, एवरीवन के साथ पहुंच जाता है, सिंगुलर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन में हमारा गलत है।
अब ईच ऑफ द प्लेयर्स, आपको पता है ईच डेटरमिनर ऐसा होता है जो हमेशा सिंगुलर होता है। इसके बाद में ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आ जाएगा, लेकिन वर्ब क्या हो गया, हमेशा सिंगुलर हो गई। तो क्या आता है, बोझ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नोट कर सकते हो आप। ठीक है, नोट करिए भाई। आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रपोजिशन लगाना है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट प्रपोजिशन। शी इज इंटरेस्टेड, लर्निंग न्यू लैंग्वेज। ए ऑप्शन में इन, बी के अंदर ऑन, सी के अंदर एट, डी के अंदर अबाउट। बताओ क्या करोगे। तो इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता तो मैंने फिक्स प्रपोजिशन लिखवा रखा है आपको, इंटरेस्टेड। जिसको याद नहीं है वो याद कर सकता है। इंटरेस्टेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सा आता है, इन आता है। इंटरेस्टेड इन, किसी में रुचि रखना, किसी में रुचि रखने में, नई लैंग्वेजों को सीखने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, नोट करो एक बार। आगे क्वेश्चन क्या है भाई, करेक्ट वन वर्ड करना है आपको अगले क्वेश्चन के अंदर। चूज द करेक्ट वन वर्ड, करेक्ट वन वर्ड चूज करना है। वो सेंटेंस लिखा हुआ है आपका भाई, क्या लिखा हुआ है, पार्टिशियली, पार्टिशियली और टोटल, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। इसके चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन है अनार्चिस्ट, क्या लिखा हुआ है, अनार्चिस्ट। बी ऑप्शन के अंदर आपका है अल्ट्रिस्ट, सी ऑप्शन के अंदर आपका है एमेच्योर, और डी ऑप्शन के अंदर आपका दिया हुआ है भाई एमेंसिया। बताओ क्या करना है, करेक्ट वन वर्ड चूज करना है। तो क्या लिखा हुआ, पार्टिशियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्टिशियल यानी आंशिक रूप से या कंप्लीटली, लॉस यानी खो चुका है किसको, अपनी मेमोरी या याददाश्त कंप्लीटली खो चुका है। उस शब्द को क्या कहते हैं, अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मतलब अराजकतावादी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अल्ट्रिस्ट आप जानते हो, जो हम सभी से प्रेम करता है, सभी की सहायता करता है, परोपकारी होना। एमेच्योर आप जानते हो, शौकीन व्यक्ति, जो सिर्फ शौक के लिए काम करता है, कोई उसका प्रोफेशन नहीं है, नॉट प्रोफेशनल। अभी क्या ऑप्शन बता, अमेंशिया। अमेंशिया का मतलब क्या होगा भाई, याददाश्त को भूलना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक भाई, नेक्स्ट करते हैं, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। आपका एक एंटोनिम का क्वेश्चन आया था, मैं सिनोनिम का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। उसके अंदर लिखा हुआ है, चलो मैं बढ़िया सा शब्द देता हूँ, BARREN, बैरिन। बैरिन यानी आपको बताना है। ए ऑप्शन FARTILE, फर्टाइल। बी ऑप्शन है
प्रोडक्टिव, सी ऑप्शन है बिलीव, डी ऑप्शन है आपका अनप्रोडक्टिव। चार ऑप्शन है बैरियन। बैरियन का आपको सिनोनिम शब्द बताना है, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, बिलीफ और अनप्रोडक्टिव। तो बैरियन का मतलब मैं आपको बताता हूँ हिंदी में, मतलब आपने नहीं पता तो क्या होता है, बंजर। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ डाला के उसके अंदर आपके सारे शब्द लिखे हुए हैं। तो बैरियन यानी बंजर। तो फर्टाइल क्या होता है, इसका अपोजिट होता है उपजाऊ होना, तो ये नहीं होगा। प्रोडक्टिव यानी किस चीज में उपजाऊ करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसका मतलब ये भी इसका सिनोनिम है, चाहे एंटोनिम है। बिलीव तो अलग ही शब्द है, इसका मतलब विश्वास होता है। एक ही ऑप्शन बचा है प्रोडक्ट का अनप्रोडक्ट, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो यही बंजर के अंदर होता है। बंजर खेती के अंदर कुछ भी नहीं बनेगा, तो क्या होगा, अनप्रोडक्टिव। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे चलें, नोट कर लो इसको। आगे हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, एक दो क्वेश्चन, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे लेते हैं भाई, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द जेनेटरी नॉट देयर, प्रेजेंट देयर। ए ऑप्शन है was, बी ऑप्शन है वर, सी ऑप्शन है हैड, डी ऑप्शन है हैव। बताओ क्या आएगा। तो आप सभी को आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको तो नाउन की प्रैक्टिस करवाई थी जब ऑफलाइन क्लास में प्रैक्टिस हमारी चली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जेनेटरी हमारा जो शब्द है वो कैसा है, दिखने में तो सिंगुलर होता है, लेकिन होता कैसा है, ये प्लूरल होता है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी होती है, प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो वाज तो नहीं आएगा, हैज तो नहीं आएगा, हैज आए या है वर आए या हैव, तो हैव का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और अगर ये अकेला होगा तो ये क्या रहेगा, संबंध, यानी कुख्यात व्यक्ति यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम हमारी क्लास ओवर करते हैं। नोट करो इसको। हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई एम सेकेंड दिस डार्कनेस। ये ऑप्शन है एट, विद, ऑन, तो डी है ऑफ। पता क्या आएगा। तो जब मैंने प्रपोजिशन फिक्स प्रपोजिशन आपको पढ़ाए थे, तो मैंने एक शब्द पढ़ाया था सेकेंड वर्ब। सेकेंड क्या है, या नाउन है, इसके साथ हमेशा क्या आता है, कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑफ। सेकेंड ऑफ का मतलब डरना। ठीक है, क्या होता है, फियर, किससे, डार्कनेस से। डार्कनेस से, अंधेरे से क्या है, मैं डरता हूँ। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। इसको नोट करो और हमारी क्लास यही करते हैं। फिर एक बार आप, हो गया। तो मैंने आपको एक पूरा क्या बता दिया, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस या मॉडल पेपर आपको जितने भी एग्जाम में जैसे आ सकता है वैसे के वैसे पूरा पैसेज आपको समझाया। उसके बाद हर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने लिए, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ठीक है, स्पेल्ड वाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन आए थे, टाइप ऑफ सेंटेंस को पहचानना। तो सारे टॉपिक का रिवाइजन हो गया। रिवाइज करने के बाद में आप और अच्छे से अपने देख सकते हो किस टॉपिक में मेरा वीक चल रहा है, तो उसको आप एक बार रिवाइज करें। अभी आपके पास 2 दिन बाकी है, ठीक है, कल का बाकी है पूरा का पूरा दिन, तो कल आप अच्छे से देखो, उसके बाद आप एग्जाम दो।
और हमारा अभी कल तक के लिए हम और इसके अलावा एक और मॉडल पेपर या कुछ पैसेज वगैरह डाल देंगे, तो आप सोल्व करना और उसके आंसर अपने टेलीग्राम पर डालते रहना, ठीक है। मैं उसके आपके करेक्ट आंसर शाम को थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद उसके डाल दिया करूँगा, लेकिन आप खुद सोल्व किया करो, ठीक है। तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। कौन सा है हमारा टेलीग्राम चैनल भाई? इंग्लिश विद गौरव सर। क्या है भाई? इंग्लिश विद गौरव सर। तो मेरे नाम को याद रखना, इंग्लिश विद गौरव सर। इसी से आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन करके आपको बहुत सारी एग्जाम से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, का नोटिफिकेशन आ रहा है, किसके आंसर की आ रही है, और इसके अंदर मैं आपको रोज की करंट अफेयर भी डाल देता हूँ। और एक हमारे इंग्लिश के अंदर कोई अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करना चाहता है, उसके लिए हम एडिटोरियल डालते हैं रोज सुबह। क्या डालते हैं? एडिटोरियल। एडिटोरियल को आप उसको पढ़ो, उससे अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करो, और उसमें उससे नीचे वोकैबुलरी होती है तो उसको जाकर आप पढ़े, ठीक है भाई। तो इनको कंप्लीट करने के बाद इसके बाद करंट डालता हूँ फिर मैं, और आपको BSTC के जो मैंने सब चीज़ें आपको डाल दी, मेरे पूरे के पूरे नोट्स की PDF आपको, हमारी इंग्लिश का जो मेरा कंप्लीट नोट्स हैं ग्रामर के, ठीक है, और वोकैबुलरी के मैंने किस पे डाल रखे हैं हमारे चैनल पर, तो आप यहाँ पर विजिट करो, आपको सब चीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर हमें क्लासें देखनी है हमारी यूट्यूब पर की क्लासें कहाँ मिलती हैं, तो आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? कौन सा होता है भाई? केडी कैरियर हब। क्या नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का? केडी कैरियर हब। इस केडी कैरियर हब को आपको सब्सक्राइब करना है, और आपको जो भी वीडियो आती है आप देखो, 1 नंबर वीडियो होगी आपके लिए फायदेमंद, ठीक है। सारी चीजें काम की होती हैं, ऐसी कोई फालतू चीजें इस पर आती नहीं है, सारी आपको काम की चीजें, पढ़ाई से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एग्जाम को कैसे सोल्व करते हैं, कितने पेपर का कितने नंबर का होता है, सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं भाई। लेकिन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और इस पर सब्सक्राइब पर बटन पर दबाओ, जिससे आपको कोई वीडियो आए तुरंत आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो कमेंट करके आपको इस क्लास के बारे में बताना है, कैसी आपको क्लास लगी, और मॉडल पेपर चाहिए तो आपको यहाँ पर मैसेज करो, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और उसके बाद में सॉल्यूशन हो सकेगा तो सॉल्यूशन, नहीं तो वहीं पर आपका जरूर करवाएंगे। लेकिन मैंने ये क्लास डालने का पर्पज ये था कि आपको पता लगे कि हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे पेपर आता है, ठीक है। जिसने मेरे से पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा, सबको आपको समझ में आया। आई होप बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवाया है। सारी पूरे 4 ऑप्शन को मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन करी कि इसका मतलब क्या होता है। एंटोनिम आ गया तो चारों का अर्थ क्या होगा, और एसिनोनिम आ गया तो चारों का अर्थ क्या होगा, 3 बचे होगा, सारी चीजें मैंने आपको देखी थी, ठीक है। तो अब हम कोई अगले क्लास में मिलते हैं। अब हमारे अगर MTS का देने के बाद, सॉरी, हमारे BSTC में राजस्थान के बच्चों का CT का एग्जाम आ रहा है, तो CT के एग्जाम के लिए भी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग चलती है हमारी, ठीक है, अलवर के अंदर। तो वहाँ आकर आप ज्वाइन करो, संपर्क करो, आप आसानी से आपको बढ़िया कंटेंट के साथ हर टीचर बढ़िया मिलता है, तो वहाँ पर आप अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं। कुछ दिन का ब्रेक लो पेपर के बाद में, उसके बाद में फिर से लग जाओ, जिससे आपको तुरंत कोई ना कोई CT पास करते हैं, 12th पास या ग्रेजुएशन वालों के लिए ग्रेजुएशन की वैकेंसी में आए और आप जल्दी से कोई जॉब लगो, ठीक है भाई। तो फिर हम कोई नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।